जय हिंद गाइस। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट वैराइटीज ऑफ एंजाइना के टेक्निकल डिफरेंसेस बताऊंगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट बुनियादी सवाल जो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको आना चाहिए वो ये है कि जितने भी एंजाइनाज होते हैं सभी में ईसीजी में एसटी डिप्रेशन आता है, लेकिन एक ऐसा इकलौता एंजाइना जिसमें ईसीजी में एसटी एलिवेशन आएगा वो इस टाइम पे स्लाइड पे लिखा हुआ है। जी हाँ, आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, प्रिंजमेटल एंजाइना। इनफैक्ट प्रिंजमेटल एंजाइना को बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही मैं डेलिबरेटली राइट एज वेरिएंट एंजाइना। वो वेरिएंट वर्ड बोल ही क्यों रहा है? वो वेरिएंट वर्ड इसलिए बोल रहा है कि ये इकलौता ऐसा एंजाइना है जिसमें एसटी एलिवेशन प्रेजेंट होता है। हैविंग सेड दैट, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के बारे में बताया था, जहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी में एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक की डिपोजिशन होती है। एथ्रोस्क्लेरोसिस दो टर्म्स होती है, एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एक होता है एथ्रोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि ब्लड वेसल हार्ड हो गई है। अब वो हार्ड होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है या फैट का डिपोजिशन हो सकता है। जैसे ओल्ड एज में जाके आपने देखा होगा कि कई बार रेडियल आर्टरी हम पेशेंट की फील कर पाते हैं, रेडियल आर्टरी पैल्पेबल हो जाती है, उसे तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल हार्ड हो जाना। लेकिन एट द सेम टाइम वो हार्डनिंग क्यों हो रही है? वो कैल्सिफिकेशन की वजह से हो सकती है या वो फैट डिपोजिशन की वजह से हो सकती है। अगर वो फैट डिपोजिशन की वजह से होगी तो हम उसको एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? देयर इज अ एथरोमा इन द कॉर्नरी आर्टरी। एथरोमा मतलब जो मैंने आपको इंग्लिश वर्ड इजी में समझाया था इवन एंजाइना पार्ट 1 में, दैट वुड बी प्लाक। और इस प्लाक में डिपॉजिट क्या होता है? तो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल। देखिए, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसका नाम एचडीएल है, वो तो फैट को कॉर्नरी आर्टरी से रिमूव करता है। लेकिन कौन सा वाला वो फैट होता है जो कि कॉर्नरी आर्टरी में डिपॉजिट हो रहा है? खासकर जब वो फ्राइड फूड खाते हैं, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट वाले ये मेनली पाम ऑयल यूज़ करते हैं, सस्ता ऑयल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं। तो पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल में ट्रांस फैट्स होते हैं। उन ट्रांस फैट्स को कंजम्पशन की वजह से ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बनता है और ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल यहाँ कॉर्नरी आर्टरी में डिपॉजिट होके कॉर्नरी आर्टरी का जो रास्ता है उसको छोटा कर देता है। और अगर वो रास्ता छोटा हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे नैरोइंग ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी। और जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर ये नैरोइंग अगर 70% से ज़्यादा हो जाए, वैसे तो देखो एनी ब्लॉकेज इज बैड, लेकिन जिस टाइम पे ये 70% से ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो पेशेंट है, उनमें सिम्टम्स आ जाते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि वो जो सिम्टम्स होंगे वो ऑन एक्सरसाइज प्रेजेंट होंगे। ये चीज़ मैंने फिर से इस वजह से बताई है क्योंकि बाकी दोनों एंजाइनास जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा उन दोनों में चेस्ट पेन के सिम्टम्स रेस्ट पे आते हैं। आई रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन। एथ्रोस्क्लेरोटिक नैरोइंग मतलब यहाँ पर प्लाक डिपोजिशन, प्लाक मतलब यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, जिसमें रेस्ट पे कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, पेशेंट बिल्कुल आपके मेरे जैसे नॉर्मल होगा। और जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा, जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, उस टाइम पे चेस्ट पेन के सिम्टम्स आते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं अनस्टेबल एंजाइना से। अनस्टेबल एंजाइना में चेस्ट पेन रेस्ट पे आता है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी यही होती है कि सर ऐसे कैसे हो गया? कभी आप कहते हो चेस्ट पेन रेस्ट पे होता है, कभी आप कहते हो चेस्ट पेन एक्सरसाइज पे होता है तो दोनों एंजाइना के मरीज, दोनों को ही चेस्ट पेन हो रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन कैसे ये पॉसिबल है कि एक पेशेंट में चेस्ट पेन एक्सरसाइज पे हो रहा है 70% ब्लॉकेज के बावजूद, और दूसरे वाले में आप कह रहे हो कि ब्लॉकेज तो है लेकिन फिर भी चेस्ट पेन रेस्ट पे आ रहा है? दूसरे वाले पेशेंट में भी ऐसे ही होना चाहिए था। जैसे अगर मैं इस डायग्राम को जूम इन करूँ तो आप देख रहे हैं इसमें भी 70-80% ब्लॉकेज है। मैं बढ़ा देता हूँ, लेट मी से इसको मैं और ब्लॉकेज बढ़ा देता हूँ, 80% 90% ब्लॉकेज है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ब्लॉकेज से नहीं है। अभी तो ब्लॉकेज है तो ऑब्वियस बात है वो जब एक्सरसाइज करेगा उससे सिम्टम्स आएंगे। लेकिन अब आगे क्या हुआ उसको देखिए। यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर एक ब्लड का क्लॉट बनना शुरू हो गया। जहाँ पर भी एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है उसका जब टीयर हो जाता है तो उसके अंदर कोलेजन का एक्सपोजर हो जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स आके चिपक जाते हैं। और अभी जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ वो आप समझिए एक क्लॉट है ब्लड का जो यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। और जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी क्लॉट बनता है तो उस क्लॉट को तोड़ने के लिए हमारे पास एंटी क्लॉटिंग सिस्टम भी होता है। आप सब बेसिक फिजियोलॉजी से जानते हैं, जैसे आपने नाम पढ़ा होगा फैक्टर 8 है ना। फैक्टर 8 की कमी होती है हेमोफीलिया, उसमें तो ब्लीडिंग होती है। फैक्टर 8 की कमी हो तब तो ब्लीडिंग होती है, लेकिन फैक्टर 8 हमारी बॉडी में जरूरी है क्लॉट बनाने के लिए। तो फैक्टर 8 हो गया, फैक्टर 5 हो गया, फैक्टर 7 हो गया, ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। पर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक और प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटीथ्रोम्बिन 3, जिसको एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। तो हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर्स और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स के बीच का बैलेंस रहता है। अभी इस पेशेंट की कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट बनना शुरू हुआ
और जब क्लॉट बनना शुरू होता है तो एंटी क्लॉटिंग सिस्टम भी काम करना शुरू कर देता है क्लॉट को तोड़ने के लिए। तो मैंने अभी दिखाया कि क्लॉट बना तो सही था, लेकिन उसके साथ साथ में फिर ये क्लॉट टूटना भी शुरू हो गया। क्योंकि क्लॉट टूटना शुरू हो गया तो अच्छी बात तो ये है कि पूरी कॉर्नरी आर्टरी क्लॉट से बंद नहीं हुई और पेशेंट को एमआई नहीं होगा, क्योंकि एमआई में तो कॉर्नरी आर्टरी में जो क्लॉट बनता है पूरी कॉर्नरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि क्लॉट बना तो सही, लेकिन बनने के बाद टूट गया, और टूटने के बाद में इसके जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स थे वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ने कॉर्नरी आर्टरी की जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती है उनको जैसे जाके ब्लॉक कर दिया। आप ये देखिए, ये इपिकार्डियल मैंने लिखा, इपिकार्डियल मतलब हार्ट के बाहर वाले सरफेस पे, ईपी मतलब हार्ट के बाहर वाले सरफेस पे कॉर्नरी आर्टरीज होती है। तो वो कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट बना, लेकिन वो क्लॉट जब टूटा तो उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं उन्होंने छोटी छोटी ब्रांचेस को जाके बंद कर दिया, और जब ये ब्रांचेस बंद हो जाएंगी तो पेशेंट को मायोकार्डियल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि हार्ट की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन आपने दोनों में डिफरेंस देखा, जो लेफ्ट वाला डिस्कशन है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, वहां पर तो क्या हो रहा था कि प्लाक से सिर्फ ब्लड वेसल नैरो हो गई थी या सिकुड़ गई थी, लेकिन यहाँ पर जो क्लॉट बना वो क्लॉट टूटा, और टूट के उसके जो फ्रैगमेंट्स थे वो फ्रैगमेंट्स छोटी छोटी ब्रांचेस को ब्लॉक करना शुरू कर दिए। तो इसको बोलते हैं एथरोएम्बोलिज्म। तो आपके नर्सिंग कैरियर में जब भी आप केस फाइल पे अनस्टेबल एंजाइना वर्ड लिखा हुआ देखेंगे तो आपके माइंड में इमेज क्या आनी चाहिए? आपके माइंड में इमेज आनी चाहिए जो मैंने अभी बताया कि कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट बना और बनने के बाद में टूट गया, और टूट के उसके जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो आगे जाके हार्ट की जो ब्रांचेज होती हैं कॉर्नरी आर्टरीज को उनको ब्लॉक कर रहे हैं। जस्ट टू सी कि आप मेरे कंसेप्ट को समझे या नहीं समझे, आप मुझे बताना। अगर इस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया जाए, अगर इस पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम की दवाई दी जाए, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, वो क्लॉट को तोड़ देता है, उसके फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो फ्रैगमेंटेशन कर देता है। यहाँ तो क्लॉट ऑलरेडी टूटा हुआ है। अगर गलती से अगर किसी फिजिशियन ने इस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर दिया, अगर किसी फिजिशियन ने गलती से इस पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस दे दिया, तो दो वैसे तो मैंने बोल ही दिया है, बट फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मुझे बताना, क्लॉट तो यहाँ पे टूट रहा है ना, अगर आप उसको और तोड़ देंगे तो और टूटने से तो उसके और ज्यादा फ्रैगमेंट्स बनेंगे, वो फ्रैगमेंट्स और आगे जाके और ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। तो थ्रोम्बोलाइसिस यहाँ पर नहीं करते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। वो थ्रोम्बोलाइसिस अनस्टेबल एंजाइना में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कि अगर यहाँ पे क्लॉट टूट रहा है और अगर हम उसको और फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप करेंगे तो वो और आगे जाके और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को ब्लॉकेज करके और ज्यादा डैमेज को क्रिएट करेगा, और मैं उस डैमेज को नहीं होने देता। थ्रोम्बोलाइसिस को एसटी एलिवेशन एमआई में करते हैं, लेकिन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में, और आज आपने सीखा अनस्टेबल एंजाइना में नहीं करते हैं। जब मैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई पढ़ाऊंगा तब मैं आपको रीजन बताऊंगा कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में थ्रोम्बोलाइसिस क्यों नहीं करते हैं। लेकिन अभी के लिए आपने ये सीखा कि थ्रोम्बोलाइसिस इज डन इन ओनली एसटी एलिवेशन एमआई। कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं? दो जगह पे, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना। और आप कोई सा भी नर्सिंग का किताब उठा के देखिए, आप देखेंगे कि हमेशा लिखा होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई स्लैश अनस्टेबल एंजाइना। वो दोनों एक साथ इस वजह से लिखे होते हैं कि दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं और दोनों का ट्रीटमेंट भी सेम होता है। दोनों का ट्रीटमेंट भी सेम होता है और दोनों में ही हम थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते। मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अनस्टेबल एंजाइना को अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक था वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के ऊपर एक क्लॉट बन गया, और वो क्लॉट अनस्टेबल था। वो अनस्टेबल था तो इस वजह से वो टूटना शुरू हो गया, और टूटने के बाद में उसका जो डिसेमिनेशन हुआ उसने जाके छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हम थ्रोम्बोलाइसिस को नहीं देते हैं। और इस पेशेंट का जो सिम्टम्स आएंगे वो रेस्ट पे होंगे। चेस्ट पेन जो होगा वो मेनली रेस्ट पे प्रेजेंट होगा। और अब हम इसको कंपेयर करते हैं, मैं आगे आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा इन तीनों का, लेकिन अभी सिर्फ कंपैरिजन किया जा रहा है कि डिफरेंस क्या है। क्या पेशेंट में चेस्ट पेन एक्सरसाइज पे होना चाहिए चाहे वो रेस्ट पे होना चाहिए? दोनों में डिफरेंस क्यों आया? वो डिफरेंस आने का रीजन यही था कि यहाँ पे जो क्लॉट बना वो अनस्टेबल था, वो टूटा, उसने छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक किया। तभी मैंने बोला कि आपको अपने नर्सिंग कैरियर में एथ्रोएम्बोलिज्म वर्ड याद करना है। एम्बोलिज्म होता है क्लॉट के हिस्से टूट के आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसके हिस्से थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते, आपको एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स देने पड़ेंगे। अब हम आते हैं प्रिंजमेटल एंजाइना पे। प्रिंजमेटल एंजाइना इकलौता ऐसा एंजाइना है जिसमें एसटी एलिवेशन होता है और जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें स्पैज्म हो जाता है। वहां पे मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो रहा है, नो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कॉर्नरी आर्टरी के अंदर में स्पैज्म हो रहा है। और इस स्पैज्म की वजह से, क्योंकि अगर ये ब्लड वेसल इस तरीके से नैरो हो जाएगी तो आगे की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन मैनिफेस्टेशन होगी। ये इकलौता ऐसा एंजाइना है जिसमें एसटी एलिवेशन मिलता है, इस वजह से इसको वेरिएंट एंजाइना भी बोला जाता है। तो बेसिक रूल याद रखिए, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में चलने पे, तेज चलने पे चेस्ट पेन होगा, जब रेस्ट पे ईसीजी करोगे नॉर्मल, लेकिन जब ट्रेडमिल टेस्ट करोगे तो एस्ट्रो डिप्रेशन।
अनस्टेबल एंजाइना में चेयर पे बैठे बैठे भी एसटी डिप्रेशन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मायोकार्डियल इस्कीमिया डेवलप हो रहा है। लेकिन प्रिंसिपल एंजाइना में नैरोइंग इतनी सिवियर होती है, ऑलमोस्ट 80-90% स्पैज्म प्रेजेंट होता है कि यहाँ पर एसटी एलिवेशन आना शुरू हो जाता है। तो सवाल आपके माइंड में यही होगा कि सर क्योंकि एसटी एलिवेशन है तो फिर इससे एमआई से कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमारे पास ब्लड टेस्ट है ना, बायोमार्कर्स है ना। कार्डियक बायोमार्कर्स जब हम करेंगे तो कार्डियक बायोमार्कर्स प्रिंसमेटल एंजाइना में बिल्कुल नॉर्मल होंगे। प्रिंसमेटल एंजाइना को एसटी एलिवेशन एमआई से कंफ्यूज आप इसलिए नहीं कर सकते। दो ईसीजी देख के तो लगेगा कि भाई इसको एसटी एलिवेशन एमआई है, पर क्योंकि यहाँ पर कार्डियक बायोमार्कर जैसे कि ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, सीपीके-एमबी बिल्कुल नॉर्मल होने वाले हैं, तो आप इजीली पेशेंट को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इस स्लाइड में मैंने बेसिकली कोशिश ये करी है कि मैं आपको पैथोजेनेसिस समझा पाऊँ कि इन तीनों के तीनों जो प्रेजेंटेशंस हैं, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंसमेटल एंजाइना में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है। प्लस प्रिंसमेटल एंजाइना का दूसरा नाम होता है वेरिएंट एंजाइना, और अनस्टेबल एंजाइना के लिए कई बार वो वर्ड ऐड कर देता है जिसका लिखा होता है एक्सेलरेटिंग एंजाइना। वो एक्सेलरेटिंग से उसका मतलब यही है कि पहले हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को भी 70-80% ब्लॉकेज थी, तो ये कहता है कि सर पहले तो मुझे चेस्ट पेन सीढ़ियाँ चढ़ने पे होता था, पर अभी रेस्ट पे भी स्टार्ट हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि किसी पेशेंट को पहले एक्सरसाइज पे चेस्ट पेन हो रहा है और अभी उसको रेस्ट पे भी स्टार्ट हो गया, तो एक्सेलरेशन होगी ना, जो डिजीज प्रोसेस है वो और ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे जो क्लॉट बना है वो क्लॉट फिर आगे टूटा। तो मैंने बताया कि उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं वो छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, ऑक्लूजन और ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, जिससे मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, जिसकी वजह से चेस्ट पेन के मैनिफेस्टेशंस आते हैं। Once you have understood these three terms, let's now look at the quick comparison between the three कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे 1 मिनट के अंदर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या सवाल क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का है, अनस्टेबल का है, या प्रिंसमेटल एंजाइना का है। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में ईसीजी में वो ऑब्वियसली एसटी डिप्रेशन बताएगा, लेकिन ये एसटी डिप्रेशन रेस्ट पे नहीं होगा, ये स्ट्रेस पे होगा। स्ट्रेस से मेरा मतलब है कि चाहे पेशेंट को फिजिकल स्ट्रेस हो रहा हो, चाहे पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस थे, जैसे डोबूटामाइन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम ड्रिप स्टार्ट करेंगे डोबूटामाइन की, तो वो बीटा 1 को एक्टिवेट कर देगी। बीटा 1 हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और हार्ट रेट को बढ़ाएगा तो हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अब आप में मुझ में कॉर्नरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो अगर आप में मुझ में डोबूटामाइन की ड्रिप चलाई भी जाए तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमें अपने हार्ट दुख 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 फास्ट बीटिंग महसूस होगी, बट हमारी ईसीजी में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी का साइज नॉर्मल है। लेकिन जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लक की वजह से नैरोइंग प्रेजेंट होती है, वहां पर डोबूटामाइन स्टार्ट करने के बाद में आप नोटिस करेंगे कि ईसीजी में एसटी डिप्रेशन आ जाएगा। आप डोबूटामाइन की ड्रिप ऑफ कर दीजिए तो पेशेंट का ईसीजी नॉर्मलाइज हो जाएगा, तभी इसे रिवर्सिबल एंजाइना भी बोलते हैं। जैसे एस्थमा को रिवर्सिबल एयरवे डिजीज बोलते हैं ना, मैं इनफैक्ट ये टर्म लिख देता हूँ, इसको हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। आज मैंने 2 रिवर्सिबल मेडिकल डिसऑर्डर्स आपको पढ़ाए। एक रिवर्सिबल मेडिकल डिसऑर्डर का नाम है रिवर्सिबल एंजाइना, और दूसरे का नाम है रिवर्सिबल एयरवे डिजीज। और बहुत बार आप देखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, खासकर नॉर्सेट में, वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी से परेशान करने की कोशिश करता है। जब भी आप वर्ड पढ़ेंगे रिवर्सिबल एयरवे डिजीज, आपके माइंड में क्या आएगा? ब्रोंकियल एस्थमा, जहां पर आगे डिस्कशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मोनोलॉजी वाले पार्ट में मैंने करा हुआ है। और रिवर्सिबल एंजाइना बेसिकली मतलब क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना दैट इज एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग ड्यू टू अ प्लक। अब अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट में, एक्सेलरेटिंग एंजाइना के पेशेंट में ईसीजी में एसटी डिप्रेशन आएगा, और ये एसटी डिप्रेशन अगर ईसीजी अब रेस्ट पे लोगे तब भी एसटी डिप्रेशन आएगा। जितने भी एंजाइनाज होते हैं सभी में एसटी डिप्रेशन होता है, लेकिन एक में स्ट्रेस पे आ रहा होता है, एक में रेस्ट पे आ रहा होता है। और एसटी एलिवेशन प्रिंसमेटल एंजाइना में प्रेजेंट है, जो कि रेस्ट पे होगा। क्योंकि बहुत इजीली कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम बायोमार्कर टेस्ट करेंगे तो ट्रोपोनिन आई की वैल्यू हमेशा हमेशा प्रिंसमेटल एंजाइना में नॉर्मल होगी। बायोमार्कर्स तीनों ही एंजाइनाज में नॉर्मल होते हैं। बायोमार्कर हमेशा एमआई में इंक्रीज होते हैं। इनफैक्ट एक और सवाल यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, अगर वो बोलता है सिंपली व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ईसीजी नहीं है, ईसीजी इज द फर्स्ट टेस्ट। ईसीजी इज द फर्स्ट टेस्ट। अगर वो बोलता है बेस्ट टेस्ट क्या है, तो आप बोलोगे कार्डियक बायोमार्कर का एलिवेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू में लिखा होगा राइज एंड फॉल, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो वैल्यूज जो है वो नॉर्मलाइज भी हो जाएंगे। वो कितना टाइम बाद नॉर्मलाइज होंगी वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कार्डियक बायोमार्कर्स का जो राइज है, पहले वो बढ़ जाता है फिर वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। वो कार्डियक बायोमार्कर का राइज एंड फॉल इज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। या कई बार राइज एंड फॉल लिखने की जगह पे वो सिर्फ इतना लिख देगा
एलिवेटेड कार्डियक बायोमार्कर्स, मतलब जैसे नॉर्मल वैल्यू ट्रोपोनिन की होती है 0.04 नैनोग्राम पर ml, तो अगर आप प्रिंट आउट में रिपोर्ट देखोगे तो हो सकता है वो 10 गुना बड़ी हुई हो, 20 गुना बड़ी हुई हो, 50 गुना, 100 गुना तक बड़ी हो सकती है। डिपेंड करता है ना कितना मायोकार्डियल नेक्रोसिस हुआ, उसके बेसिस पे बायोमार्कर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकती है। कार्डियक बायोमार्कर्स हर प्रकार के एंजाइना में हमेशा नॉर्मल होते हैं, तो आपके माइंड में मेरे हिसाब से तो कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों में बायोमार्कर नॉर्मल नॉर्मल है। तो आपको बस इतना ही तो याद रखना है जो मैंने पहली लाइन बोली थी, ओनली एंजाइना विद एसटी एलिवेशन इज प्रिंसिपल एंजाइना, बाकी दोनों में वेस्टेड डिप्रेशन मार्क कर देना। पर इतना ज़रूर ध्यान रखना कि क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पे आप एक्सरसाइज पे बोलोगे, और अनस्टेबल एंजाइना पे, जैसे मैंने बोला अनस्टेबल हो रहा है पेशेंट, रेस्ट पे भी मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं। तो बिफोर हम इनका ट्रीटमेंट डिस्कस करें, ये जो, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या करेगा, तीनों ही केसेस में चेस्ट पेन डिस्क्राइब करेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, पेन रेडिएशन टू द आर्म डिस्क्रिप्शन दे सकता है। तो हमारा इतना टाइम वेस्ट करेगा पेन के डिस्क्रिप्शन में कि हमारा ध्यान, मतलब जब तक हम ईसीजी और बायोमार्कर तक पहुंचते हैं, हमारा माइंड थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा इतना सारा डेटा अगर माइंड में डाला जाए तो माइंड थोड़ा सा रिएक्शन नहीं कर पाता, और उसके बाद में वो हमसे ट्रीटमेंट वाले एस्पेक्ट्स पूछ सकता है, बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछ सकता है, फर्स्ट स्टेप पूछ सकता है। तो पहला स्टेप ही यही है कि इन तीनों के बीच के जो डिफरेंशिएशन है वो आपको आने चाहिए। और डिफरेंशिएशन मैंने ऐसे नहीं कि सीधा आपको डिफरेंशिएशन याद करने के लिए बोला, पहले मैंने ये बोला कि आप समझो कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और इन डिफरेंसेस को एक बार आप समझ लिए तो फिर उसके बाद में ये भी समझ में आ जाता है कौन सी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है, जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल आर करेक्ट, बट ऑब्वियसली फिजिशियन के ऑर्डर पे आप मेडिसिन दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम फार्माकोलॉजी तो कॉमन ही है, चाहे वो फिजिशियन पढ़ रहा है या वो नर्सिंग स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो ड्रग्स परस्पेक्टिव से तो ड्रग्स तो आपके वेरी वेरी स्ट्रांग होने चाहिए, और कार्डियोवास्कुलर वाले सारे ड्रग्स तो मैं ही आपको करवा दूंगा। दैट वुड बी दैट थ्रोम्बोलाइसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केसेस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। एंड वंस वी हैव गॉन थ्रू दिस डेटा, तो हम नेक्स्ट आके यहाँ पर कॉर्नरी आर्टरी की अनैटमी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, और उसके बाद में थोड़ा प्रेशर भी ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद मैं इन तीनों का ट्रीटमेंट एल्गोरिथम्स जो है, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बट अनस्टेबल और प्रिंसिपल एंजाइना का जो ट्रीटमेंट एल्गोरिथम है वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। ये कॉर्नरी आर्टरी अनैटमी पढ़ने का फ़ायदा यही है कि चाहे वो कोई सा भी एंजाइना हो या एमआई हो, हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ब्लड वेसल्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, मैं हैंड ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो ब्लड वेसल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जो कॉर्नरी आर्टरी से ओरिजिनेट कर रही है, ये जो मैंने फिलहाल अभी मार्क करी है, ये हमारे हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नरी आर्टरी है, जिसका नाम होता है लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी। अगर ये लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी बंद हो जाए तो पेशेंट को मैसिव हार्ट अटैक होता है। उस मैसिव हार्ट अटैक के टाइम पे, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट या तो अस्पताल पहुंचेगा नहीं, या पहुंच भी जाएगा तो पहुंच के उसकी डेथ हो जाएगी। बहुत बार आपने डॉक्टर को बोलते हुए सुना होगा ना कि इनको मैसिव हार्ट अटैक आया है। तो मैसिव हार्ट अटैक, अगर आप एज ए नर्सिंग अफसर ये वर्ड सुन रहे हैं, तो मैसिव हार्ट अटैक मतलब कौन सी कॉर्नरी आर्टरी अफेक्टेड हुई है, आपका आंसर होगा लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी। इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे एक ब्लड वेसल है जिसको मैं अब दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, और ये जो ब्लड वेसल है ये हमारे लेफ्ट एट्रिया के आसपास घूम के फिर आप देख रहे हैं कि थोड़ा पीछे की तरफ भी जा रही है। इसको, जिसको मैंने अभी येलो से मार्किंग करी है, इस ब्लड वेसल का नाम है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स वर्ड से आपको पता चल गया कि ये घूम रही है अराउंड द लेफ्ट एट्रिया। दिस इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। उसके बाद जो ब्लड वेसल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है, जिसको मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ। एंड दिस ब्लड वेसल दैट आई एम करंटली शोइंग हियर बिफोर यू इज कॉल्ड एज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। वैसे तो हार्ट की कोई भी ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। द क्वेश्चन विल से व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल विच विल गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एथरो मतलब एथरोमा मतलब प्लाक मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व इन एथेरोस्क्लेरोसिस। अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट इसको जल्दबाजी में गलती करते हैं। अगर वो बोलता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व इन एथेरोस्क्लेरोसिस, तो फिर आप हार्ट की ब्लड वेसल मत बोलना। मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व इन एथेरोस्क्लेरोसिस का जो आंसर है वो तो होगा एब्डोमिनल एयोर्टा। लेकिन अगर वो बोलता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व इन एथेरोस्क्लेरोसिस इन द हार्ट, अगर वो हार्ट की स्पेसिफिकली बात कर रहा है, तब आप लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलना। एथेरोस्क्लेरोसिस गाइस इतना डेंजरस बीमारी है कि वो हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज तो डैमेज करता है, वो तो ब्रेन की सेरिब्रल वेसल्स को डैमेज करके स्ट्रोक करा देता है।
पेशेंट को लकवा हो जाएगा, हेमीपैरेसिस डेवलप हो जाएगा एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से। और कहीं भगवान ना करे किसी को एब्डोमिनल एओर्टा में हो गया तो एब्डोमिनल एओर्टा में एनोरिज्म बन जाएगा, गुब्बारे से फूल जाएगा और फिर फट जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हेमरेजिक शॉक हो जाएगा, पर्सन विल डाई इवन बिफोर ही रीचेस द हॉस्पिटल। गाइस, एथरोस्क्लेरोसिस क्या क्या करवा सकता है? वो हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज में डैमेज कर सकता है, वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है, और वो एब्डोमिनल एओर्टा को डैमेज कर सकता है। अगर ब्रेन की ब्लड वेसल अफेक्टेड हुई, स्ट्रोक। अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स अफेक्टेड हुई तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एमआई हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है, प्रिंस मेटल एंजाइना हो सकता है, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना हो सकता है। सी नॉन मेडिको को ये बात नहीं समझा पाऊंगा मैं, है ना। अगर मान लीजिए एक नॉन मेडिको मेरी फैमिली में है, वो बोल रहे हैं भाई कि एथरोस्क्लेरोसिस से होता है क्या, तो मैं बोलूँगा कि भाई हार्ट की ब्लड वेसल में ब्लॉकेज करता है। उनको मैं डिफरेंसेस नहीं बता सकता ना कि ये एथरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग है या एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक के ऊपर फिर एक क्लॉट बना, फिर वो क्लॉट टूट गया तो वो टूट के उसके फ्रैगमेंट्स आगे चले गए। ये तो क्योंकि आपका साइंस बैकग्राउंड है तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ, क्योंकि आप तो पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होंगे, तो आप लोग तो ये टेक्निकल डिफरेंसेस समझ सकते हैं कि भी क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल या प्रिंस मेटल। आप अपने घर में किसी को समझा के देखिए जिनका साइंस बैकग्राउंड अगर है भी ना, तब भी ये नहीं समझा पाएंगे आप, क्योंकि वहाँ पे मतलब यही होता है कि उन्हें, क्योंकि उन्होंने पेशेंट नहीं देखे या उन्होंने हैंडल नहीं किया हुआ, उन्हें बस ये पता है कि हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस होते हैं। लेकिन आपने तो देखा ना कि अलग अलग चीज़ ना, कहीं पे ब्लॉकेज है, कहीं पे स्पैज़म है, कहीं पे क्लॉट टूट के आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डिफरेंसेस हो गए। तो आज आपने क्या सीखा कि एथरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है इंडिया में, और इंडिया में क्या पूरी दुनिया में ही, और इंडिया में तो खासकर ज़्यादा है, यंग एज पे ही हो रहा है हार्ट अटैक, कि ये एब्डोमिनल एओर्टा को डैमेज करके एनोरिज्म कर देगी, एनोरिज्म फट सकता है। ये हार्ट को इन्वॉल्वमेंट करके 4 अलग अलग प्रकार की बीमारियां करा सकती है। एमआई, प्रिंस मेटल एंजाइना, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। आई होप याद हो गया होगा। मैं कोई निमोनिक वगैरह से याद नहीं करा रहा, मैं लॉजिक से करवा रहा हूँ। एग्जाम में निमोनिक्स ठीक है सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन निमोनिक्स से सवाल मोस्टली नहीं निकलता, हार्ड कोर इन्फॉर्मेशन से निकलती है। तभी मैं इसको समझा रहा हूँ, ताकि मैं बार बार मतलब इसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में इसको मैं पूरा सीमेंट जैसे फिक्स कर सकूँ, इम्प्लांट कर सकूँ। अगर वो बोलता है कि सबसे कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व कौन सी एथरोस्क्लेरोसिस में, एब्डोमिनल एओर्टा। लेकिन अगर वो बोलता है कि हार्ट में कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व है, फिर आपका आंसर है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और वैसे ही अगर हम दूसरी साइड पे चले जाएं तो जो ब्लड वेसल आप देख रहे हैं, जिसको मैं फिलहाल एक और कलर से मार्क कर देता हूँ, इस ब्लड वेसल का नाम है राइट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है हमारे राइट वेंट्रिकल को, और हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है वो एक्चुअली पूरा राइट में नहीं होता, कुछ हिस्सा उसका नीचे की तरफ होता है, डायफ्राम को टच कर रहा होता है। तो आगे जब मैं आपको इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन का डिस्कशन दूंगा, तो इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन के डिस्कशन में राइट कॉर्नरी आर्टरी का नाम दोबारा से आएगा। ये जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, एक तो आपको ये रूटीन एंजियोग्राफी परस्पेक्टिव से मेन मिल ब्लड वेसल्स का नाम मालूम होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, आइडली तो होना चाहिए कि पूरी जो ट्री है उसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, उसकी फिर डायगोनल ब्रांचेस भी होती है, डायगोनल 1 ब्रांच है, डायगोनल 2 ब्रांचेस हैं। तो हमें वो आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि भाई कौन सी डायगोनल 1 होगी, कौन सी डायगोनल 2 ब्रांचेस होंगी। तो दैट इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ योर मोर डिटेल्ड स्टडी। लेकिन अगर आप सारी की सारी ब्रांचेस नहीं भी याद कर रहे, तो आपको जो कॉमन ब्लड वेसल्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं, वो कॉमन ब्लड वेसल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हार्ट के कौन से वाले हिस्से में इश्कीमिया प्रेजेंट है। मैं इसको फिर से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब आप मेरे साथ, अगर आप इस टाइम पे सुन रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा मेरे साथ हैंड ड्रॉ कर लीजिए, ताकि ये आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए। विच इज़ कि कॉर्नरी आर्टरी कहाँ से शुरू होती है, तो आपका आंसर होगा रूट ऑफ एओर्टा। इनफैक्ट आप लोगों के लिए सवाल है, विच इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा? यस गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा? अनाटमी का सवाल है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा शुड बी आंसर्ड एज कॉर्नरी आर्टरी। फर्स्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा इज ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक। एनाटमी बताते हैं ना, ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक, वो आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच है। अगर वो सिर्फ इतना बोलता है व्हाट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा, आपका आंसर होगा कॉर्नरी आर्टरी। और ये जो मैंने दिखाया है, ये रूट ऑफ द एओर्टा है, और एओर्टिक जो रूट होती है, उस रूट में से जहाँ से एओर्टा स्टार्ट हो रही होती है, वहाँ पे ये ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्नरी ऑस्टिया। ये जो ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से कॉर्नरी आर्टरी स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं कॉर्नरी ऑस्टिया। और इस कॉर्नरी ऑस्टिया से ये जो ब्लड वेसल मैंने अभी दिखाई है, उसका नाम है लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी, जो अगर इन्वॉल्व हो जाए तो एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल इन्वॉल्वमेंट होती है। उससे एक ब्लड वेसल निकल के इस तरीके से कर्ल करके हार्ट के पोस्टीरियर सरफेस पे जा रही है। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसको थोड़ा डॉटेड फैशन में ड्रॉ करना, क्योंकि हार्ट के पिछले वाले सरफेस पे जा रही है। इस ब्लड वेसल का नाम था लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। उसके बाद में जो मेन ब्लड वेसल आगे रन कर रही है,
उस ब्लड वेसल का नाम है LAD, दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। दो ब्रांचेस भी हैं, जैसे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की एक ब्रांच है जो कि हार्ट के लैटरल सरफेस पे रन कर रही होती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज लेट इट गो। ये जो ब्लड वेसल मैंने अभी भी मार्क करी है, उसका नाम है ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांच। तो ये इसलिए पढ़ रहे हो नॉट बिकॉज कि सिर्फ एग्जाम निकालना है ना, हो सकता है आपके किसी रिलेटिव को अगर कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है और वो आपको एंजियोग्राफी की रिपोर्ट का प्रिंट आउट भेज रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट पढ़ के ऐसा तो नहीं लगे ना कि नाम ही नहीं पता मुझे। तो इस वजह से ये तो सिर्फ आपकी रूटीन बेसिक जनरल नॉलेज के लिए कि भाई ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांच इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और वैसे ही ये जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इससे साइड में ब्रांचेस जारी होती हैं। ये जो साइड वाली ब्रांचेस होती हैं जिनको मैं अभी मार्कआउट कर रहा हूँ, इनका नाम होता है जैसे डायगोनल 1 ब्रांच, डायगोनल 2 ब्रांच। तो ये आपको डायगोनल 1 डायगोनल 2 ऑब्ट्यूज मार्जिनल याद नहीं करनी, ये सिर्फ एक बार सुन लिया उतना बहुत है। उसके बाद में ये जो इधर वाली ब्रांच है, ये सेप्टम को सप्लाई करती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। ये इसलिए बता रहा हूँ कि सेप्टम को सप्लाई करने वाली ये सिर्फ एक अगर इकलौती ब्रांच है, और अगर ये बंद हो गई तो फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में नेक्रोसिस हो जाएगा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो सेपरेशन वाली जो दीवार है, उस दीवार में सब्सटैंशियल डैमेज हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं सेप्टल मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो बहुत बार रिपोर्ट में लिखा था सेप्टल मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मतलब सेप्टल ब्रांच ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ओक्लूजन हो गया और वो कॉर्नरी आर्टरी बंद हो गई। वैसे ही यहाँ पर ये राइट कॉर्नरी आर्टरी है। राइट कॉर्नरी आर्टरी हमारे राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, और इस राइट कॉर्नरी आर्टरी से एक ब्लड वेसल है जो कि हार्ट के पिछले सरफेस पे चलती है। क्योंकि पिछले सरफेस पे चल रही है, बैक साइड ऑफ द हार्ट पे चल रही है, इसलिए मैं इसको डॉटेड फैशन में दिखा रहा हूँ। इस ब्लड वेसल का नाम है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो फिलहाल इस डायग्राम में दिखाई गई है, ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कब अगर इन्वॉल्व हो गई किसी पेशेंट में, तो फिर पर्सन को पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डेवलप हो सकता है। बेसिकली मुझे आप लोगों को ये समझाना था कि कॉर्नरी आर्टरी ट्री अगर हम स्टडी कर ले तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट में इस आर्टरी में यहाँ पे स्पैज़म हो गया, तब तो ये प्रिंसिपल एंजाइना लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो जाएगा। लेकिन सपोज यहाँ पर एक क्लॉट बन गया और उस क्लॉट ने पूरा का पूरा रास्ता बंद कर दिया, तो वो ST एलिवेशन MI हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्लॉट टूट गया और इसके छोटे छोटे हिस्से आगे चले गए, तो वो फिर अनस्टेबल एंजाइना या नॉन ST एलिवेशन MI हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि आर्टरी स्पैज़म में चले गई तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल एंजाइना, LAD का प्रिंसिपल स्पैज़म। अगर मैं बोलता कि इस कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट बन गया, पूरा रास्ता बंद हो गया, तो वो ST एलिवेशन MI होता है। लेकिन अगर ये क्लॉट बन तो रहा था, लेकिन बनते बनते टूटना भी शुरू हो गया और इसके फ्रैगमेंट्स जो हैं वो टूट के आगे छोटे छोटे आगे आगे सेप्टा जो परफोरेटिंग ब्रांचेस होती है उनको ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो अनस्टेबल एंजाइना स्लैश नॉन ST एलिवेशन MI की प्रेजेंटेशन होगी। हमेशा किताब में देख लेना, अनस्टेबल एंजाइना स्लैश नॉन ST एलिवेशन MI दोनों हमेशा एक साथ लिखे हुए होते हैं। तो ये सबसे कॉमनेस्ट ब्लड वेसल है जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए इन्वॉल्व हो सकती है। आज आपने ये सीखा कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पर्सन को क्या क्या हो सकता है। तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है जिसे हम MI बोलते हैं। MI मतलब ST और नॉन ST एलिवेशन MI। ST में जो क्लॉट बनता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, फाइब्रिन रिच वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लॉट होता है, और क्योंकि फाइब्रिन रिच होता है तो थ्रोम्बोलाइसिस करना पड़ता है। लेकिन अगर इसके फ्रैगमेंट्स टूट के आगे जाने शुरू हो गए तब हम थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी टूटना शुरू हो गया है, वहाँ पे हम हेपरिन को इस्तेमाल करते हैं। तो आगे ट्रीटमेंट में आपको बताया जाएगा। द कॉमनेस्ट ब्लड वेसल इन्वॉल्व्ड इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर ब्लॉकेज यहाँ पर हो जाए तो फिर हम बोलेंगे दैट अवर क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो एटलीस्ट दो आपको याद करने हैं, एंटीरियर वॉल MI और इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और जरूरी नहीं कि हमेशा MI के ही केसेस आए, कई बार एंजाइना के केसेस आ सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल एंजाइना के जिन्हें स्पैज़म होगा, या फिर उनको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के जिससे सिर्फ इस ब्लड वेसल में 70-80% का ब्लॉकेज होगा। हैविंग सेड दैट, अब हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज़ टू स्टडी कि भाई अल्टीमेटली ये जो 3 बीमारियां हमने पढ़ी थी, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंसिपल एंजाइना, इनके थेरापेटिक ऑप्शंस क्या क्या हैं, इनमें ट्रीटमेंट में क्लाइंट को क्या क्या दिया जाएगा। प्रिंसिपल एंजाइना यूजुअली आप देखना फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। दो ये MCQ सॉल्व करने में ये जेंडर से हम कभी भी MCQ नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोल सकते कि फीमेल पेशेंट है तो प्रिंसिपल एंजाइना होगा, बट जस्ट जनरली बता रहा हूँ कि हार्ट की ज़्यादातर इवेंट्स मेल्स में होती हैं, लेकिन हार्ट की कौन सी इवेंट फीमेल्स में ज़्यादा मिलती है, तो वो प्रिंसिपल एंजाइना यूजुअली ज़्यादा कॉमन मिलता है विमेन में। और प्रिंसिपल एंजाइना की जो लेडीज़ हैं उनकी एक और दिक्कत कंप्लेंट होगी,
वो कंप्लेंट ये होगी कि वो ये कहती है कि बहुत ही यंग एज से मैं जब अपने हाथ कभी भी ठंडे पानी में डालती हूँ, वेन एवर शी पुट्स हर हैंड्स इन कोल्ड वाटर, तो कहती है कि जो फिंगर टिप्स का कलर है, वो फिंगर टिप्स का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो प्रिंसमेटल एंजाइना के सवाल में आपकी मदद के लिए वो बहुत बारी फीमेल पेशेंट का डिस्क्रिप्शन तो देगा, चेस्ट पेन एट रेस्ट भी बताएगा, लेकिन साथ में वो रेनॉल्ड्स फिनोमेनन भी वर्ड मेंशन कर सकता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेनन का मतलब है कि ये लेडी जब भी ठंडे कोल्ड वाटर में हाथ डालती है तो फिंगर टिप्स का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, वो वाइट हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है और फिर रेड हो जाता है। दो रेनॉल्ड्स फिनोमेनन को हम आगे वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये कलर चेंज आप लोगों को आना चाहिए कि रेनॉल्ड्स फिनोमेनन में कलर चेंज का सीक्वेंस क्या होता है। तो पहले फिंगर बिल्कुल वाइट हो जाएगी, फिर उसके बाद में वहाँ पे नीली हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो साइनोसिस आ गया, और फिर बिल्कुल रेड हो जाएगी। तो वाइट ब्लू रेड सीक्वेंस है रेनॉल्ड्स फिनोमेनन की। गाइस मैंने आपको ये सिखाया, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन एक वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर है और प्रिंसमेटल एंजाइना भी एक वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर है, और एक ही पेशेंट में ये दोनों वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में हिंट रहेगा रेनॉल्ड्स फिनोमेनन का, जो कि दोनों बाकी क्वेश्चंस में प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब इनके थेरापेटिक ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में ट्रेडमिल टेस्ट से पता चला कि एस्टे डिप्रेशन है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी में आया कि ब्लॉकेजेस हैं, तो दवाई तो शुरू करनी ही करनी है। तो दवाई क्या स्टार्ट करेंगे, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है पिछले वाले वीडियो में, पर यहाँ पर मैं न्यूमोनिक के फॉर्म से बता रहा हूँ। दैट वुड बी बैन और स्टार्ट। बैन से मेरा मतलब है कि इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है, आई थिंक आपको याद होगा क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो बीटा ब्लॉकर होता है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, वो हार्ट रेट कम करेगा, हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम कर देगा, और हार्ट का ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होने की वजह से हार्ट के ऊपर स्ट्रेस भी कम पड़ेगा। उसके बाद में इन पेशेंट्स में लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करी जाएगी। इनको ये बताया जाएगा कि आपको ब्लड थिनिंग एजेंट स्टार्ट किए जा रहे हैं, एस्पिरिन स्टार्ट करी जा रही है, एंटी प्लेटलेट ड्रग स्टार्ट किए जा रहे हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देने से इनमें फ्यूचर में एमआई देने का रिस्क कम हो जाता है। अल्फ़ाबेट एन से हो जाएगा नाइट्रेट्स, जो कि दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं वो इमरजेंसी यूज़ के लिए होते हैं, कि जैसे अगर उसको चेस्ट पेन हुआ गाड़ी चलाते हुए तो पफर यूज़ कर लेगा, या फिर स्प्रे यूज़ कर सकता है, मतलब बक्कल स्प्रे भी आता है, बक्कल स्प्रे की जगह पे ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, या फिर ऑब्वियसली जुबान के नीचे गोली रख सकता है। और बहुत बार हमारे देश में नाइट्रेट्स और निट्रोग्लिसरीन थोड़ी महंगी रहती है, तो सॉर्बिट्रेट की गोली हम जुबान के नीचे रखने के लिए बोल सकते हैं। और स्टैट से मेरा मतलब है स्टैटिन, मतलब क्योंकि एथ्रोस्क्लेरोटिक नैरोइंग है तो इनको हम अटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन जैसी दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो कॉर्नरी आर्टरी में डिपॉजिट हो रहा है उसके लेवल को कम करेंगे। जो ब्लॉकेज हो गई उसका तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट और ज़्यादा ब्लॉकेज ना बढ़े, इसलिए हम स्टैटिन देंगे। और इन पेशेंट्स को बताया जाएगा डिपेंडिंग ऑन सिंगल वेसल डिजीज, डबल या ट्रिपल वेसल डिजीज की भाई करना क्या है। जैसे ट्रिपल वेसल डिजीज है तो हम इसमें कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वो एमसीक्यू में इसको हाईफाई दिखाने के लिए क्या लिखता है, रीवैस्कुलराइजेशन स्ट्रैटेजी इन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। रीवैस्कुलराइजेशन स्ट्रैटेजी मतलब अब वो दवाइयाँ नहीं पूछ रहा, दवाइयाँ क्या कहती, बैनस्टैट। बैनस्टैट में क्या था, बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, नाइट्रेट, स्टैटिन। लेकिन रीवैस्कुलराइजेशन स्ट्रैटेजी पूछ रहा है, तब आप दवाइयाँ आंसर नहीं करोगे, तब आप क्या आंसर करोगे, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। लेकिन अगर वो खुद ही मेंशन कर रहा है कि पेशेंट में एक आर्टरी में ब्लॉकेज है या सिर्फ दो ही आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो हम बोलेंगे कि जी कोई बात नहीं, हम बैलून एंजियोप्लास्टी करा लेंगे। बैलून एंजियोप्लास्टी की जगह पे लिखेगा पीसीआई, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन विद स्टेंटिंग, तो हम कॉर्नरी आर्टरी में स्टेंट लगा देंगे। अब पढ़ते हैं अनस्टेबल एंजाइना के मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो निमोनिक में मेंशन कर रहा हूँ उसको बोलते हैं मेट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, मतलब यहाँ पे निमोनिक वाली पार्ट में कि दवाइयाँ जो आपको याद करनी है, तो मेट है, मेट के फुल फॉर्म भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाती हैं। तो मेट में देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो यहाँ पर यूज़ करी जा रही है, क्योंकि चेस्ट पेन रेस्ट पे हो रहा है, तो वो मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या करती है, वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, और जब वेगस को एक्टिवेट करेंगे तो हार्ट रेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, तो हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम हो जाती है। तो मॉर्फिन एज अ पेन किलर तो यूज़ करते ही करते हैं, बट इतने सारे पेन किलर है ना भाई। मान लीजिए आपका एक जूनियर है, अब आप एग्जाम गोइंग हो गए और आपका फर्स्ट ईयर एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो आपसे बोलता है कि भैया या दीदी कि भाई मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं, भाई इतने सारे पेन किलर है, कोई और दे लेते। तो मॉर्फिन इसलिए नहीं दे रहे कि वो पेन किलर है, पेन किलर तो बहुत सारे, इससे ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा पावर के पेन किलर हमारे पास हैं। मॉर्फिन देने का फंडा क्या है, मॉर्फिन देने का फंडा ये है कि ये वेगस को एक्टिवेट करके हार्ट रेट को कंट्रोल कर लेता है।
तो आपने मॉर्फिन देना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर पर्सन को एस्प्रिन दी जाएगी, चुएबल एस्प्रिन 300 मिलीग्राम की। उसके बाद में एक और एंटीप्लेटलेट ड्रग दिया जाएगा जो जिसका नाम होता है टिकाग्रलर, क्योंकि यहाँ पर दो दो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दिए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी। तो क्योंकि ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है अनस्टेबल एंजाइना, तो हम दो दो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दे रहे हैं। डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी मतलब DAPT। DAPT में क्या क्या ड्रग्स होते हैं, तो एस्प्रिन देंगे और एस्प्रिन के साथ में देंगे टिकाग्रलर। तो अनलाइक इन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना जहाँ पे सिर्फ 75 मिलीग्राम वाली जो टैबलेट आती है एस्प्रिन की वो देंगे, यहाँ पर 300 मिलीग्राम एस्प्रिन और 180 मिलीग्राम का टिकाग्रलर पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि क्लॉट बन रहा है और उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स भी बन रहे हैं, तो उन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के लिए क्या दवाई काम करेगी, तो हेपरिन काम करेगी। हम कौन सा हेपरिन लगाएंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। और ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो इस्तेमाल किया जाएगा, इसका फ़ायदा यही होता है कि भाई लो मॉलिक्यूलर वेट ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेन हेपरिन कर लेते, क्योंकि ये सबक्यूटेनियसली लगाना होता है और वंस अ डे होता है। जबकि जो प्लेन हेपरिन होता है, प्लेन हेपरिन को बोलते हैं UFH, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। जो प्लेन हेपरिन होता है IV इंजेक्शन, वो मल्टीपल टाइम्स लगाना पड़ेगा और ये दिन में एक ही बार लगाना पड़ता है। तो कन्वीनियंस है ना भाई, मरीज एडमिटेड है अस्पताल में, आप नहीं चाहते इतने सारे इंजेक्शन लगाएं, तो हम सबक्यूटेनियसली इनॉक्सापैरिन लगाएंगे और एडवांटेज है कि इसको वंस अ डे लगाना है। और उसके अलावा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो B से हो जाता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स ऑब्वियसली यहाँ पर IV दे रहे हैं। कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज़ किया जा रहा है, तो वो मेटोप्रोलोल ही यूज़ किया जाएगा। कॉमनेस्ट जो बीटा ब्लॉकर चलता है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में, हम इसको बीटा ब्लॉकर जो दे रहे थे वो ओरल दे रहे थे। बीटा ब्लॉकर जो दे रहे थे वो ओरल दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट पेन रेस्ट पे था, मैंने मरीज को एडमिट किया हुआ था, तो मैंने इसको इंट्रावेनस बीटा ब्लॉकर यूज़ किया। उसके अलावा हम यहाँ पे नाइट्रेट्स यूज़ करेंगे और नाइट्रेट्स यहाँ पे ऑब्वियसली इंट्रावेनसली मैनेज करे जाएंगे ताकि मैं इनको अग्रेसिवली इंटरवीन कर पाऊँ। और इस वाले केस में भी हमें स्टैटिन तो देना ही देना है, क्योंकि एथ्रोस्क्लेरोटिक प्रोसेस तो प्रेजेंट था, उसके ऊपर क्लॉट बना था। तो वो जो क्लॉट बना था उसके लिए मैंने दवाइयाँ क्या क्या दी हैं, जो क्लॉट बना था उसके लिए तो जो मैंने दवाइयाँ दी है वो इनॉक्सापैरिन दी है। उसके अलावा मैंने दो दो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स यहाँ पर यूज़ करें। तो ATE जो है यहाँ पर एस्प्रिन, टिकाग्रलर, इनॉक्सापैरिन, वो वन ऑफ द मेन वेपन्स हैं जिनसे मैं वो जो क्लॉट बना उसको न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ। और बाकी तो ट्रीटमेंट आप देख ही रहे हैं, कॉमन है बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट्स और स्टैटिन तो इवन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में भी तो एथ्रोस्क्लेरोटिक नर्विंग तो थी ना। आप ये डायग्राम देखो, इन पेशेंट्स में भी ये जो मैंने रेड से दिखाया है, यहाँ पे मैंने दिखाया कि यहाँ पे भी एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक प्रेजेंट है। इस एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक में येलो से मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर भी फैट का डिपोजिशन है। सो दिस येलो इज रिप्रेजेंटिंग द फैट डिपोजिशन, द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल और ना बढ़े, इसलिए स्टार्टिंग तो देना ही देना है। तो क्यों कॉमन, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, सर ये दवाई तो आपने वहाँ पे भी दी थी, यहाँ पे क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पे देने का फंडा ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पिछले वाले से ज़्यादा सीरियस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस वाले में पिछले वाले की प्रॉब्लम नहीं है, पिछले वाले की प्रॉब्लम तो है, ये फैट का डिपोजिशन तो है ही दोनों में, लेकिन उसके ओवर एंड अबव यहाँ पे क्लॉट बना था जो टूट गया था, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा अग्रेसिव होके एंटीप्लेटलेट ड्रग्स इस्तेमाल करे। मैंने हेपरिन यूज़ किया उन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के लिए, पर मैंने थ्रोम्बोलाइसिस नहीं किया, क्योंकि अगर कर देता तो ये क्लॉट्स और ज़्यादा टूटते और ज़्यादा आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते। और तभी वो सवाल है जो बार बार मैंने एम्फोसाइज किया है, थ्रोम्बोलाइसिस इज़ नॉट डन इन केसेस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हम थ्रोम्बोलाइसिस को ST एलिवेशन MI में करते हैं, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में नहीं करते हैं। अनस्टेबल एंजाइना को हमेशा किताब में ऐसे लिखा होगा, ऑलवेज यू विल रीड दिस टर्म UA/non-ST elevation MI, या इसकी जगह तीसरी बीमारी टर्म लिखी हो सकती है NSTACS, नॉन एसटी एलिवेशन एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। देखो होता क्या है, वो एग्जाम में हमें ना अलग अलग टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज करने की, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। फिलहाल के लिए अगर आपको ये जो मैंने रेड से लिखा ना ये याद नहीं भी रहे तो चलेगा, पर एटलीस्ट एक वर्ड तो याद कर सकते हैं ना, अनस्टेबल एंजाइना, जिसको मैं यहाँ पर प्राइमरली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे जो निमोनिक सीखे हैं वो है बैंस्टैट और फिर मेट BNS। एटलीस्ट आज के लिए आपने मेट BNS पे फोकस करना है, क्योंकि बैंस्टैट तो आप एंजाइना पार्ट 1 में, तो वहाँ पे मैंने लॉजिक से बताया था, यहाँ पे मैंने निमोनिक से बोला। मैं फिर से बोलूँगा, निमोनिक्स आर द ईजिएस्ट थिंग फॉर मी टू टेल यू, लेकिन मैं निमोनिक्स को बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं पहले एक कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको डिजीज प्रोसेस के बारे में मालूम हो। अब हम आते हैं प्रिंसमेटल एंजाइना पे। प्रिंसमेटल एंजाइना में स्पैज्म होता है।
तो अगर मेरे पास पेशेंट चेस्ट पेन में आ रहा है और उसको अभी चेस्ट पेन है, तो तब तो मैं उसके लिए नाइट्रेट से दूंगा। तो अगर वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि प्रिंसमेटल एंजाइना का पेशेंट इस टाइम पर मेरे पास आई, उसे एक्यूट चेस्ट पेन प्रेजेंट है, मैं क्या करूंगा, तो मेरा आंसर है कि मैं जी उसको एडमिट करके नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप दे दूंगा, जिससे उसका स्पैज़म रिलीव हो जाएगा। पर प्रॉब्लम है कि जैसे ड्रिप ऑफ करेंगे फिर से स्पैज़म वापस आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे पता है कि स्पैज़म वापस आएगा, तो डिस्चार्ज के टाइम पे हम इन पेशेंट्स को जो दवाई लिखेंगे वो इस कंडीशन की ड्रग ऑफ चॉइस है। वो ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है? क्योंकि वो प्रिवेंट करती है एपिसोड्स ऑफ स्पैज़म। क्योंकि मुझे पता है कि कॉर्नरी आर्टरी में स्पैज़म दोबारा से वापस आ जाएगा, कॉर्नरी आर्टरी फिर से सिकुड़ जाएगी। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं। मैंने सेपरेट कलर से इसको हाईलाइट भी इसलिए किया क्योंकि इस पूरी की पूरी स्लाइड में जितनी भी दवाइयाँ डिस्कस करी गई हैं उनमें पहली बार कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ रहा है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्यों प्रिंसमेटल एंजाइना को एग्जाम में एग्जामिनर पूछना पसंद करता है। एक कारण तो है कि वो इकलौता ऐसा एंजाइना है जिसमें एस्ट एलिवेशन होता है, और सेकेंड कि इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का रोल है। आज आपने ये सीखा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, वो स्पैज़म को प्रिवेंट करेंगे। In fact, calcium channel blockers are also the drug of choice for Raynaud's phenomenon. रेनॉल्ड्स फिनोमेनन का इलाज भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और प्रिंसमेटल एंजाइना का आंसर भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि अगेन फिर से ये आपको दर्शाता है, समझाता है कि ये दोनों के दोनों एक वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर्स हैं, और ये दोनों के दोनों वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर एक ही मरीज में एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। कि ये लेडी बताती है कि जब भी हाथ डालती है ठंडे पानी में फिंगर टिप्स का कलर, और जब सुबह उठती है तो चेस्ट पेन होता है। तो मैंने बोला मैडम रोज सुबह चेस्ट पेन होता है? हाँ जी के सर रोज सुबह चेस्ट पेन होता है। तो मैंने बोला आप सह कैसे रहे हो? आप देखेंगे वुमेन में सहनशीलता ज़्यादा होती है, मेल में चेस्ट पेन होगा वो सडनली अस्पताल आ जाता है। देखो मेडिकल केयर जो है वो उसमें भी आप ये नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेन गेट मोर मेडिकल अटेंशन देन वीमेन। तो ये लेडी डेली चेस्ट पेन के एपिसोड सह रही है, उसे लग रहा है गैस्ट्राइटिस हो गया, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, वो कह रही है मुझे लगा थोड़ा रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो गया। जैसे आजकल तो लोग अवेयर हैं, पेंटोप्रोजोल वगैरह दवाइयों के बारे में जानते हैं। तो कहती है मैंने गैस की दवाई ली, मैंने एंटासिड खाया, पर चेस्ट पेन ठीक ही नहीं हो रहा। और आपने जब इसको एडमिट किया, इसकी ईसीजी में एस्टिलेशन देखा, तो आप तो एक बारी तो लगा ही नहीं यार एमआई एडमिट करो, और फिर तुरंत जैसे ही आपने बायोमार्कर की रिपोर्ट देखी तो नॉर्मल थी। तो वहाँ आप इमरजेंसी में आइडेंटिफाई करते हो कि नहीं यार ये तो प्रिंसमेटल एंजाइना है, इसे तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आएगी ही नहीं। इन पेशेंट्स में आप जो चेस्ट पेन का स्पैज़म है उसको प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करोगे। सीसीपी इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेरिएंट एंजाइना। द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर वेरिएंट एंजाइना इज प्रिंसमेटल एंजाइना। इस पर्टिकुलर वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इस टाइम पर आपके सामने है। अगर अब इन दवाइयों को याद कर लेते हैं, कौन सी दवाई कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, कौन सी नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर हम अनस्टेबल एंजाइना में थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते हैं, उसका लॉजिक रैशनल ऑलरेडी समझा दिया गया था। तो बहुत बार तो क्वेश्चन बोलेगा ऑल ड्रग्स आर यूज्ड इन अनस्टेबल एंजाइना एक्सेप्ट, तो आप वर्कआउट कर लेना प्रिंसमेटल के लिए स्पाज्म से निकाल लेना, और क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में या तो बैनस्टैट यूज कर लेना निमोनिक, या फिर जो रैशनल या लॉजिक मैंने पिछली स्लाइड में बताया है जहाँ पे नैरोइंग द कॉर्नरी आर्टरी है। तो क्यों हम ये इन ड्रग्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज टू बी फेवर्ड, एंड आई वुड रेट दिस एज द इसको तो मैं बोलूंगा इस स्लाइड को तो आप लिख के प्रैक्टिस करना। अगर अभी नहीं भी सुना ना, आप वीडियो थोड़ा पीछे चले जाओ, आप पीछे जाके इसको आप ड्रग्स को साथ साथ में लिखोगे ना, क्योंकि जब साथ में लिखते हैं तो याद ज़्यादा जाता है ना। मेरे देखो जिस स्पीड पे मैं बोल रहा हूँ उसी स्पीड पे तो मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये कैपेसिटी आपको भी तो लेनी है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में वहाँ पे वो नोट्स लिखोगे, साथ में राउंड पे जब जाओगे, फिजिशियन ऑर्डर दे रहा है तो आप बात भी कर रहे हो और आप साथ में लिख भी रहे होगे, है ना। जब आप इंटरवेंशन कर रहे हो तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है हमारी, है ना। बोलने की स्पीड और लिखने की स्पीड बराबर होनी चाहिए। फिलहाल हो सकता है कि अगर आप अभी सेकंड थर्ड ईयर में आपको मेरी बात मजाक लग रही हो कि क्या सर क्या बात कर रहे हो, दोनों चीज़ें थोड़ी ना होती हैं, या तो सुन के समझ लें या लिख लें, दोनों कैसे कैसे है। बट आपकी क्षमता ऐसी हो जाएगी बाद में आप देखो दो हाथों से लिखोगे, वो जैसे है ना मतलब मूवीज में दिखाते हैं कि आदमी दो हाथों से लिख रहा है, तो इतने ही मतलब वो क्षमता हो जाती है मेडिकल पर्सनल की, मेडिकल स्टाफ की, कि सोच भी रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, इंटरवेंशंस भी कर रहे हैं, और ऑर्डर्स भी लिख रहे हैं, ऑर्डर्स को फॉलो भी कर पा रहे हैं विद बोथ हैंड्स। सो गाइज आई वुड रेट दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, एंड इन्हीं को ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए इनको एक और तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ लाइक दिस, कि इसको सिर्फ समझना है, विच इज़ कि ये मान लीजिए पर्सन की लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD है, जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। उसकी एक ब्रांच होती है जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जारी होती है।
एक ब्रांच होती है जो यहाँ से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है जो घूम के हार्ट की बैक साइड पे जा रही होती है, तो ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी मान लीजिए यहाँ पर। फिर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ब्रांच भी है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती है। ये इसलिए सीखना है क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड नंबर V1 और V2 होते हैं ईसीजी में, वो हमारे हार्ट का कुछ एंटीरियर सरफेस जो कि स्टर्नम को फेस कर रहा है, कुछ सेप्टम का हिस्सा जो कि दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, और थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल को स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, आप ऐसे सोचिए कि जो इलेक्ट्रोड नंबर V1 और V2 है ना, ये दो सीसीटीवी कैमरा है। ये दोनों सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहे हैं, ये कुछ हिस्सा ऑफ द एंटीरियर वॉल, सेप्टम एंड कुछ हिस्सा ऑफ राइट वेंट्रिकल को स्कैन कर रहे हैं। लेकिन हमारे हार्ट का वो हिस्सा जो कि हमारे स्टर्नम को फेस कर रहा है, उसको स्टडी करने के लिए जो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट हैं उनका नंबर होता है लीड नंबर V3 और V4। ऑन द अदर हैंड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का वो हिस्सा जो कि हमारे एक्सिला वाली साइड पे, लैटरल साइड पे चला जाता है, वो लैटरल साइड को स्टडी करने के लिए जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका नंबर होता है V5 V6। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए चेस्ट लीड्स के परस्पेक्टिव से कि अगर किसी पर्सन को अनफॉर्चुनेटली इस लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में क्लॉट बन जाए और ये क्लॉट बन के आगे टूट भी चला जाए तो उसको अनस्टेबल एंजाइना हो गया, तो ईसीजी की जो फाइंडिंग्स आएंगी वो कहाँ पर आएंगी, वो मेनली V3 V4 पे आ रही हैं। तो देयरफॉर V3 V4 जो होता है वो एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को स्टडी करने में मदद करता है। ऑन द अदर हैंड अगर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आ जाए सेप्टल ब्रांच में, तो फिर लीड नंबर V1 और V2 स्टडी करने में मदद करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर लैटरल ये वाली जो ब्लड वेसल है, अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो फिर इलेक्ट्रोड नंबर V5 और V6 मदद करते हैं। मैं बेसिकली आपको ये सिखाना चाहता था कि अगर वो स्पेसिफिकली बोलता है कि लैटरल वॉल ऑफ द हार्ट को स्टडी करने के लिए, लैटरल वॉल मतलब आपके हार्ट का वो हिस्सा जो आपके एक्सिला वाली साइड पे है जहाँ पे मैंने अभी हाथ रखा हुआ है, दैट वुड बी इलेक्ट्रोड नंबर V5 एंड V6। हमारे हार्ट का वो हिस्सा जिसको हम एंटीरियर वॉल बोलते हैं जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, उसको स्टडी करने के लिए जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो V1 से V4 होते हैं। जो V1 से V4 के इलेक्ट्रोड्स हैं वो पूरा का पूरा हमारा एंटीरियर वॉल को स्टडी कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली मैंने समझाया कि V1 और V2 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो सेप्टम है जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, वो सेप्टल वॉल को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो जिस डॉक्टर ने ईसीजी को इन्वेंट किया था, जिस पर्सन ने ईसीजी को इन्वेंट किया था, उसका नाम है आइथोवन। उस आइथोवन ने ये पूरी हमारी हार्ट की अनाटमी स्टडी करी, ब्लड वेसल स्टडी करी, और देखा कि कौन सी ब्लड वेसल कौन से हिस्से ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, और उसके बाद में उन एरियाज को स्टडी करने के लिए उसने ये इलेक्ट्रोड्स बना दिए। आइथोवन की कमी क्या थी कि उसने ये देखा कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्योंकि ब्लड वेसल ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं, तो उसने उसके लिए तो इलेक्ट्रोड बनाए, लेकिन राइट वेंट्रिकल को स्टडी करने के लिए तो देखिए ना कोई इलेक्ट्रोड बनाया ही नहीं उसने। उसको रियलाइज हुआ कि यार मैंने V1 से V6 में तो सारी स्टडी लेफ्ट की कर ली, राइट के लिए तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। तो फिर उसने जो इलेक्ट्रोड्स डिज़ाइन किए जो राइट वेंट्रिकल को स्टडी करने में मदद करते हैं, उनका नंबर होता है लीड नंबर 2, लीड नंबर 3 और लीड नंबर AVF। AVR नहीं, लीड नंबर AVF। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप अगर पढ़ रहे हो सवाल में लीड 2, लीड 3 और लीड AVF में चेंजेस आ रहे हैं, ST एलिवेशन आ रहा है, ST डिप्रेशन आ रहा है, डजेंट मैटर, पर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लड सप्लाई ऑफ विच साइड ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड। इट रिप्रेजेंट्स दैट द ब्लड सप्लाई ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज गेटिंग अफेक्टेड। देयर कुड बी अ बिग क्लॉट जिससे पर्सन को राइट वेंट्रिकल का MI हो गया, जिसको हम इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो स्लाइड है ये बेसिकली आपको ये बताती है कि ब्लड वेसल्स तो आपने पढ़ी ली पिछली स्लाइड पे, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट की मैंने आपको ब्लड वेसल्स तो बताई कि भाई मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए ना एज अ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि भाई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अगर बंद होगी तो फिर कौन सी वाली लीड्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बंद होना शुरू हो जाएगी तो V5 V6 में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी बंद हो जाएगी तो लीड 2, लीड 3 और AVF में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बेसिकली स्लाइड है ये लीड लोकलाइजेशन की है,
और इसके अलावा एक जो आपको सिखाई गई है स्लाइड वो कॉर्नरी आर्टरी अनाटमी की है। तो मैं ऐसे बोलूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 3 प्रकार के एंजाइनास बताए गए हैं। अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ रही है ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव वाली, जहाँ पे क्लॉट टूट रहा है और फिर हम थ्रोम्बोलाइसिस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। सो ये स्लाइड को तो पढ़ना ही है, और उसके साथ साथ में मैंने 2 एडिशनल एस्पेक्ट्स यहाँ पर सिखाए हैं। एक कि व्हाट इज़ द ब्लड वेसल्स दैट आर सप्लाइंग द हार्ट, और उनको स्टडी करने के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दीज आर द डिटेल्स फॉर दिस वीडियो। कीप द प्रेशर ऑन गाइज। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नए नए फैक्ट सीखते रहिए, और जितना आप पढ़ते रहेंगे ना, मेरा हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, मैं चाहे नर्सेज को पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ्स को पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको सबको एक ही बात बोलता हूँ, यार नॉलेज इज़ पावर। अगर नॉलेज है तो आप ग्रो करोगे, है ना, और नॉलेज नहीं है तो ग्रो नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। नॉलेज है तो आदमी कोई एनकलेक्स हो जाए, नॉर्सेट हो जाए, सारे एग्जाम फोड़ के आओगे। और जिसको नॉलेज नहीं है वो डरता रहेगा, है ना, मन में डर है। जिसको नॉलेज आना है, जो जो सीखने शुरू करता है ना ये सारी चीज़ों को, है ना, पहला बात तो जज्बा है कि हाँ, पहला है कि ह्यूमिलिटी, हाँ सर मुझे नहीं आता। दूसरा है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। तो एक बार आप सीखना शुरू कर दिए और ये सारे फैक्ट्स आपने सिमुलेट करना शुरू कर दिए, फिर कोई सा भी एग्जाम आ जाए, आप सारे एग्जाम निकाल लोगे अपनी अपने फ्यूचर करियर के। सो दीज आर माई एस्पेक्ट्स विच आई थॉट कि जरूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग।